ये इनकम टैक्स कितना है जो पाकिस्तान में किसी पर्सन को पे करना पड़ सकता है? अभी क्लियर नहीं है इस साल का। अच्छा, ये रिटर्न जमा करवाने के फायदे और नुकसान क्या है? आजकल सिम्स बंद कर रहे हैं और हमारा सारा बिजनेस हमारे फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। यस यस। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं है तो आप समझिए कि आपका बिजनेस बंद है। इनकम टैक्स फाइल करने वाला जो पर्सन है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे? 2 3 4 बड़े फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। किसी ने फर्म रजिस्टर करवानी हो या कंपनी रजिस्टर करवानी हो तो कितना इसका खर्चा आता है? नॉन फाइलर, फाइलर और लेट फाइलर क्या होता है? क्या कोई शख्स खुद से एफबीआर के साथ रजिस्टर करके और वहाँ पे उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी रिटर्न जमा करवा के फाइलर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, सारा ऑनलाइन काम है। ये कई लोगों के बड़े सवालात होते हैं हमारे पास। वो सोशल मीडिया पे वैसे भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में तो टैक्सेस से लोगों की जान निकल गई है। क्या ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक मौजूद भी बात करेंगे, वो है आईटी वाले जो लोग हैं, इनको पाकिस्तान में टैक्सेस के कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इनके सलूशंस कौन से हैं, इनको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में लीगली आईटी कंपनी रन करना किस तरह से पॉसिबल है। तो मेरे साथ आज एक गेस्ट हैं जो कि टैक्स के और ये फर्म रजिस्टर करने के माहिर हैं, लॉयर हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनकी राय इंशाल्लाह आपको बहुत रस्ते फराहम करेगी, आपकी समझ बूझ आईटी कंपनीज के मुतल्लिका और स्पेशली टैक्स के मुतल्लिका बेहतर होगी ताकि आप इन मसाइल से लड़ सकें। तो मिलते हैं ज़ाद पड्डा साहब से जो कि टैक्स लॉयर हैं और ये फर्म रजिस्टर करके देते हैं लोगों को, जिन लोगों ने फर्म्स अपनी रजिस्टर करनी हो या फिर उन्होंने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ अपनी फर्म्स को रजिस्टर करके टैक्स में सहूलतें लेनी हो। तो सबसे पहले ज़ाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। हमारी जो ऑडियंस है ये ऑनलाइन काम करती है और कई लोग इस पे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे तमाम लोगों को कई ऐसे पाकिस्तान में मसाइल दरपेश हैं, जिनमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, इनके बाद इनके जो टैक्सेस हैं। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले, ये इनकम टैक्स कितना है जो पाकिस्तान में किसी पर्सन को पे करना पड़ सकता है? जी, अगर तो आप बात करते हैं ना कि आईटी कंपनी से रिलेटेड, उसमें मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर किसी बंदे ने कोई अपनी इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहता है, फ्रीलांसिंग में फर्म या कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो पहले तो वो सबसे पहला काम तो वही है, थ्रू एनटीएन रजिस्टर्ड हो जाएगा वो एफबीआई में। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी कोई कंपनी बनाता है जिसमें वो अपने कोई 1 2 डायरेक्टर्स शामिल कर लेता है, या अगर फर्म में जाता है तो वो उसके पार्टनर्स होंगे जो उसके साथ मिल के काम करेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है या फर्म रजिस्टर्ड करवा सकता है, और इंडिविजुअली भी कर सकता है। ये रजिस्टर्ड करवाने के बाद उसको जाना पड़ेगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में। वहाँ पे जाके उसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और इसी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है उसकी जो टैक्स की जो है ना वो काफ़ी हद तक बचत, अगर नॉर्मली वो करता है तो 1% के करीब जो है उसे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में वो अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ उसे 0.6% जो है वो टैक्स पे 0.6% टैक्स अपनी टोटल आमदन का पे करना पड़ेगा, 1 साल की टोटल आमदन का। बिल्कुल ठीक है। ये टैक्स आम लोगों का कितना होता है? जी, ये इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक सैलरीड पर्सन होता है और एक इंडिविजुअल या प्राइवेट लिमिटेड या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको एओपी बोलते हैं। इसमें उन्होंने इस दफ़ा जो टैक्स स्लैब दिया है उसमें वो अभी क्लियर नहीं है इस साल का टैक्स स्लैब। जी, वो क्लियर नहीं है अभी तक। उसमें डिफरेंट टैक्स रेट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ में जो है 6 लाख तक आपको ज़ीरो टैक्स है सालाना इनकम में, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे एओपी हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो। 6 लाख रुपए तक आपको टैक्स की छूट है, इसमें किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अगर आप 6 से 12 में जाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स स्लैब में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कुछ जो टैक्स रेट्स हैं वो 7.5% चार्ज कर रहे हैं 6 से 12 के दरमियान, और कुछ टैक्स जो रेट्स आए हैं वो 15% चार्ज कर रहे हैं। 6 लाख से 12 लाख जिनकी सालाना आमदन हो उनको, और वो टैक्स भी उस पे होगा जो 6 लाख से एक्सीड करेगी अमाउंट, उस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है। यानी जिनकी सैलरी या उनकी कारोबार से माहाना आमदन 50,000 या इसके पास हो,
और साल में 6 लाख से क्रॉस ना करते, क्या करें, उनका फ्री है, उनका उनको टैक्स फ्री है, उनको टैक्स पे नहीं करना उनको पड़ता। टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्या उनको टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है? जी, टैक्स रिटर्न तो हालांकि बाज़-औक़ात होता है, इसमें ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। सैलरीड पर्सन जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा ऑलरेडी तो टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो हमें रिटर्न जमा करवाने की क्या ज़रूरत है। फिर उनको ये बताया जाता है, भाई आपका अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो वो आपके कागजात में हो रहा है, आपने एफबीआर को तो बताना है ना कि ये मेरा टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है। अगर आप नहीं बताते तो वो आपका टैक्स किसी खाते में नहीं जा रहा। अच्छा, ये रिटर्न जमा करवाने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? रिटर्न जमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि आप जो है ना, अगर तो अपनी इनकम ऑनेस्टली जितनी आपकी कोई इनकम बनती है उसके डॉक्यूमेंट्स दें, जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट होती है या उसके जो मतलब कुछ टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर वो कोई एम्प्लॉई है तो वो अपना टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेगा, तो उससे उसके मतलब जब उसकी एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट फिगर इनकम सैलरी जब आ जाती है ना, तो फिर गवर्नमेंट या एफबीआर जो भी है ना उसको कुछ कहेगा नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट ना भी नोटिस हैं ना कुछ उसको पेनल्टीज़ हैं। लेकिन अगर एक बंदा अगर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो आजकल वो सिस्टम चला हुआ है कि उन्होंने एफबीआर ने ये चलाया है कि जी जो अपना किसी ने अपना एनटीएन बनाया साल 2 साल पहले, तो उसको परसों ही नहीं उसने किया ना अभी रिटर्न जमा कराई है, तो उसकी जो आजकल सिम्स बंद कर रहे हैं वो ये काफ़ी केसेस आपकी सिमें बंद हुई हैं, सिमें बंद कर रहे हैं और ये बंदे की यकीन करें जान निकल जाती है। इसी तरह क्या हम इतनी आदी हो चुकी है फ़ोन के, अपना फ़ोन बंद नहीं करवा सकते? शायद इसकी एक वजह भी है ना, हमारा सारा बिजनेस हमारे फ़ोन पे ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। यस यस। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं है तो आप समझिए कि आपका बिजनेस बंद है। अगर ये इनकम टैक्स जमा ना करवाएं और रिटर्न भी जमा ना करवाएं और हमने रजिस्टर भी ना किया हो, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पेनल्टी, कोई नोटिस, कोई चीज़ आती है? हम रजिस्टर भी नहीं है उनके जी। पास। अगर तो आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस, कोई पेनल्टी, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर एक इंसान है, उसने कोई चीज़ सेल या परचेज करनी है, जैसे कि अपनी गाड़ी हो गई, अपनी कोई प्रॉपर्टी हो गई, अगर वो सेल परचेज करता है तो उसमें वो नॉन फाइलर है, और नॉन फाइलर के लिए इस दफ़ा जो टैक्स स्लैब है वो 10% का है। नॉन फाइलेबल 10%। 10% जो है वो उसका वो टैक्स पे करेगा। और अच्छा। अगर वो फाइलिंग सर्कल में है तो वो 3% करेगा। इनकम टैक्स फाइल करने वाला जो पर्सन है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे? फॉर एग्जांपल, आप देखें कई लोग सोचेंगे यार मुझे कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री बनी हो टैक्स रिटर्न की, उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? लोग क्यों करें टैक्स रिटर्न जमा? देखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्लाइंट ये करता है, और ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो उसका पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि अगर हम इसको जमा करवाते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। देखें, जैसे मैंने पहले बात की प्रॉपर्टीज़ या गाड़ी की सेल परचेज़, पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग हैं जो गाड़ी या घर खरीदते? मेरे ख्याल में सब तो नहीं खरीदते। अब अगर एक बंदे की सकत ही नहीं है कि वो गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ले, तो वो तो बेचारा अगर आए ना आए उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि इन 2, 3, 4 बड़े फ़ायदे के अलावा और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अच्छा, एक बात बताऊँ मुझे, एक मसला था। मेरा एक बार एक वीज़ा एक अप्लाई किया था, तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, इसलिए उस वक्त मैं फाइलर नहीं था। तो पाकिस्तान में चाहे लोग ना ये ना करवाए, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ देखते हैं कई बार कि भाई ये बंदा यहाँ पे फाइलर था कि नहीं था। शायद इसलिए वो कहते हैं अगर ये बंदा वहाँ पे आ जाए और अगर इसने वहाँ पे आके रहाइश की, तो क्या हमारे पास भी टैक्स पे करने को तैयार होगा कि नहीं? यानी पाकिस्तान में मोस्टली लोग टैक्स पे नहीं करते, ये बिल्कुल मोस्टली इनसे टैक्स लिया जाता है बिलों में, ये खुद पे नहीं करते। नहीं कर। तो फिर वो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं सोचते हैं कि क्या ये पर्सन खुद वॉलंटरली ये टैक्स पे करेगा, तो इसका ये भी शायद एक फ़ायदा है जी बिल्कुल। कि बंदे की हिस्ट्री से बनी होती है। हाँ जी। अच्छा जी, जो कंपनी रजिस्टर करनी होती है, क्या फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए लाजमी है कि कंपनी या फर्म रजिस्टर करें, या ये सिंपली एफबीआर के साथ, बिजनेस में भी कर सकते हैं? ये खाली एफबीआर के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन भी अपना इंडिविजुअल बिजनेस वो क्या कहलाता है? जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो एओपी है। एओपी है। उसके अलावा जो सिंगल पर्सन वाली है फर्म है, ये क्या कहलाती है? तीन कैटेगरीज है इसमें। एक तो इंडिविजुअल बिजनेस जो सिंगल में हम एक एफबीआर के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं और उसको
हम रन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है AOP, जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। जिसमें कम से कम 2% होंगे। नो, उसमें अगर 2 या 2 से ज़्यादा 5, 7, 10, 11, 12 जितने भी होंगे, वो सारे उसको मतलब अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करवाएंगे थ्रू NTN, और उन्हीं की बेसिस पे जो फर्स्ट कर लेते हैं वो 5 लोग होते हैं जो रजिस्टर्ड करते हैं फर्म, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो जो 5 लोग करेंगे तो फिर छठा NTN उनका AOP का बनेगा, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन तस्वुर किया जाएगा। जो एक फर्म होती है या कंपनी समझ लीजिए, जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, तो वो भी एक इंसान की तरह, एक अलग इंसान की तरह कानून की नज़र में तस्वर की जाती है, तो उसका अलग से NTN बनेगा। जी बिल्कुल। और जो उसके पार्टनर्स हैं या उसके मालकिन हैं, उनका अलग से बनेगा। जी बिल्कुल। ठीक है। अब अगर इसी तरह ही है, जब जो AOP है उसमें मतलब पार्टनर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं अपने सारे बिजनेस का और उसको रन करते हैं, और अगर आप कंपनी में चले जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले जाते हैं, तो वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो पार्टनर्स की जगह पे डायरेक्टर्स हो जाते हैं, और वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है कंपनी का, जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, उसका भी NTN एक अलग से बनेगा। किसी ने फर्म रजिस्टर करवानी हो या कंपनी रजिस्टर करवानी हो, तो या फिर सिंगल पर्सन वाली जो रजिस्टर करनी हो, कितना इसका खर्चा आता है? ये तो डिफरेंट है ना, कि मतलब उसके हिसाब से चलेगा। जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर आप मिसाल लेते हैं ना, तो उसमें हम कैपिटल जो उसका होता है ना, बिजनेस कैपिटल, वो पूछते हैं कि जी आप कितने कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो बताता है कि जी मैं इतने से 10 लाख से 20 लाख से 50 लाख से, उसके हिसाब से उसके मतलब सारी फीसेस वगैरह पे होती हैं और वो रजिस्टर्ड हो जाती है। सही। वैसे कोई रफ से एस्टिमेट फ़र्ज़ किया किसी ने 20 लाख से ये कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो, तो कितना खर्चा उसका पॉसिबल है? उसका पॉसिबल खर्चा जो है वो तकरीबन मिनिमम भी अगर हो तो 50,000। 50,000 रुपीज़ है। तो 50,000 रुपीज़ के बाद उसको क्या फ़ायदे मिलेंगे कंपनी रजिस्टर करके? ये फ़ायदे मैं जो पूछ रहा हूँ वो है बैंकिंग के हवाले से या टैक्सेस के हवाले से, तो क्या फ़ायदे मिलेंगे? बैंकिंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं ना, तो अगर एक बंदा वैसे ही मतलब अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है, अब तो वैसे नहीं होता, क्योंकि जब तक आप अपना कोई बिज़नेस शो नहीं करवाते या जब तक आप अपना NTN नहीं बनाते, बैंक आपका अकाउंट ही नहीं अकाउंट ओपन नहीं करता। तो अगर तो वो आप अपना NTN बताएंगे और उसके ऊपर अपना रजिस्टर्ड उसको बिज़नेस नेम दिखाएंगे, वो उस नेम से ही आपको रजिस्टर्ड करेगा, आपका अकाउंट उसी नेम से खुलेगा। और उसमें ये होता था कि पहले जो नॉन फाइलर जो बंदा होता था, उसकी कटौती जो अगर ट्रांजैक्शन पे करता था तो 0.6% होती थी, और अगर उसकी मतलब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती थी तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी वो काटता था। लेकिन जब वो फाइलर हो जाता है तो वो बैंक की तरफ से टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। यानी टैक्स नहीं काटेंगे। फॉर एग्जांपल ATM पे जाके पैसे निकलवाने के या कैश करवाएं बैंक से, तो उस पर जो वो पैसे काटते थे वो नहीं काटेंगे। नहीं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने कोई अमाउंट इधर से उधर की, वो तो सर्विस चार्जेस हैं ATM के, और ATM की फीस भी ATM की फ़ीस डिफरेंट है। और ATM की फ़ीस के साथ ना, अगर लाख रुपया हम पहले कैश करवाते थे ना, फ़र्ज़ किया, तो 600 रुपया नॉन फाइलर का कटता, 0.6% वो बच जाएगा। अब वो बच जाएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, नॉन फाइलर, फाइलर और लेट फाइलर क्या होता है? जी, ये भी इसी साल FBI ने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें होता ये था कि एक बंदा तो कोई अगर बिज़नेस कर रहा है ना, तो वो रेगुलर अपनी रिटर्न फाइलिंग भी कर रहा है, और अपने सारे मामलात FBR के सामने वो थ्रू रिटर्न अपने बताता है, तो वो आ जाता है रेगुलर फाइलर, और उसको फाइलर भी बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है लेट फाइलर। लेट फाइलर वो होते हैं कि मतलब मैंने अगर आज कोई 2-3 दिन में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो मैं जी कहता हूँ किसी भी मतलब बंदे को हायर करता हूँ, किसी एडवोकेट को कहता हूँ या किसी भी बंदे को कहता हूँ कि यार मुझे फाइलर कर दो, तो मैं मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर मैं फाइलर हो जाऊँगा। और उसके बाद परसों जब मैं अपनी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊँगा, तो मुझे टैक्स फ्री जो भी एक फाइलर को सहूलत मिलती है वो मुझे उसी तरह मिल जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो लास्ट 3 ईयर्स से मिनिमम अपनी रिटर्न्स रेगुलर जमा करवा रहा है वो फाइलर है, और जो 1, 2, 10, 5 दिन पहले जो फाइलर होके आया है ना, वो लेट फाइलर है। और दूसरा तो आखिरी कैटेगरी तो है ही है ना, कि मतलब वो नॉन फाइलर है, वो ना कहीं NTN में रजिस्टर्ड है, ना ही उसने कभी कोई रिटर्न जमा करवाई है। इसमें फर्दर ये उन्होंने ये क्या किया है कि जो लेट फाइलर, जो मतलब 1, 2, 10 दिन में पहले हो जाते हैं फाइलर, उनके लिए उन्होंने अगर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज
अगर 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उस पे, तो उस पे वो जो फाइलर होगा उससे 3% लेंगे, जो लेट फाइलर होगा उससे 6% लेंगे, और जो नॉन फाइलर होगा उससे 10% लेंगे। अच्छा, 10% तक लेंगे। 10%। 5 करोड़ के पीछे 10%, तो 10% 50 लाख बनता है जी। नॉन फाइलर का, नॉन फाइलर, यानी जान निकालेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। और आगे भी कैटेगरी जाती है, अच्छा, 5 से 10 लाख तक अगर आप जाते हैं तो जो फाइलर है वो 3.5% हो जाएगा, और जो लेट फाइलर है वो 7% हो जाएगा, और जो दूसरा है वो तो रह गई उसी। क्या कोई शख्स खुद से एफबीआर के साथ रजिस्टर करके और वहाँ पे उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी रिटर्न जमा करवा के फाइलर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, सारा ऑनलाइन काम है और और बड़ा। कितना आसान है? और मतलब अगर तो मतलब पूछे कि मैंने अगर ये काम सीखा है, तो मेरे ख्याल में शायद मैं एक रिटर्न अगर फाइल करूँ तो 4 to 5 मिनट्स में मैं जो है इसको मैं कर भी लूँ। नहीं, ये काम सीखना पड़ेगा ना, तो यानी आम जो बंदा जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा सीखे कर बगैर। सकता है, कर सकता है, अगर वो थोड़ी सी Flex होता गाइडेंस है। लेनी पड़ेगी। वो कहते हैं इतना सीधा तरीका है, उससे बस ऐसे 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 जाता है। जब ये कैलकुलेशन है ना, पहले जब सबसे मेन चीज़ होती है अपनी जो रिटर्न है ना आपकी, उसको रिकॉन्साइल करना सबसे मेन चीज़ होती है। वो तो वैसे आपको भी पता है कि वो एक्सेल फाइल होती है रिटर्न की, उसमें जो आप फिगर्स डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता रहेगा उसको, वो करता रहेगा। लेकिन जब आप आखिरी पोर्शन रिटर्न के पहुंचेंगे ना, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, वो सारा काम है अमाउंट को रिकॉन्साइल करना। हमारे जो बिजली के बिल्स होते हैं इनके अंदर भी इनकम टैक्स एडवांस में काटते हैं, और हमारे मोबाइल के, जैज़ के, बाकी सारे बिल्स काटते हैं। कई और जगह पे एडवांस इनकम टैक्स जिसे शायद विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं वो कट रहा होता है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा रजिस्टर कर ले एज ए टैक्स, क्या उसे कह सकते हैं, फाइलर कह लीजिए, और वो पर्सन क्वालिफाई नहीं करता हो टैक्स पे करने के लिए, यानी उसकी सालाना आमदन 6 लाख से कम हो 6 लाख या 6 लाख से कम है। और उसका टैक्स पहले कट चुका है, क्या ये गवर्नमेंट से कटा हुआ टैक्स से वापस ले सकता है? जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, अगर एक बंदा अपनी रिटर्न फाइल करता है, उसकी इनकम बन जाती है कोई 7 लाख के करीब, अब वो टैक्स स्लैब जो है वो क्रॉस कर गया, अब वो अगर उस पर हम फॉर आर्गूमेंट से ये कह लेते हैं कि उसका 5,000 रुपये टैक्स बन गया, तो उसको कहा जाएगा कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके, अपने मोबाइल सर्टिफिकेट्स लेके हैं जिसमें आपकी टैक्स रिडक्शन हुई है, और इससे आगे बढ़ के अब ये पहले ये 2 चीज़ों की बात कर लेते हैं, मोबाइल और बिजली के बिल, इस पे आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप गाड़ी लेते हैं या आप प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, टोकन टैक्स उसका पे करते हैं गाड़ी का, तो वो आपकी रिफंडेबल हो। मसला ये है, मैंने जो सवाल किया था वो ये है कि अगर मेरी आमदन पूरे साल में 6 लाख से कम हो, यानी मेरा टैक्स नहीं बनता, ठीक हो गया। लेकिन किसी जगह पे टैक्स कट चुका हो, तो अब ठीक है, बिल्स वगैरह में तो ऐसा है कि जो टैक्स कट चुका है वो मेरा रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन कोई और चीज़ हो, फ़र्ज़ किया किसी भी सूरत में मैंने 20 सालों में 50-50 हज़ार रुपया साल का जमा करके 10 लाख जमा किया हो और गाड़ी ले ली हो, उस गाड़ी पे फ़र्ज़ किया टैक्स हो जो कटा हो, और मैं सालाना आमदन के हिसाब से टैक्स पे करने की वाला है ही नहीं हूँ, मुझ पे लागू ही नहीं है, जी क्या मुझे गवर्नमेंट मेरा टैक्स कटा वापस करेगी गाड़ी वाला? जी बिल्कुल। कैश में? नहीं, वो चेक आपके जो बैंक अकाउंट जो रजिस्टर्ड होगा ना आपके एफबीआई एंट्री में, ठीक है। वो उसका चेक बनेगा। सिर्फ वो 2 सूरतों में नहीं बनेगा, जो आपका ये एडवांस टैक्स मोबाइल पे कट मोबाइल पे और या बिजली के यानी कोई भी बिल्स, बिल्स, सारे बिल्स पे नहीं बनेगा सारे और बिल रिफंड नहीं बनेगा। होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी पे या गाड़ी पे टोकन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी, और उसी तरह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने अगर अदा की हुई है तो वो रिफंडेबल है, और वो थ्रू आपको आपका जो बैंक अकाउंट अटैच होगा आपके एनटीएन के साथ, उसमें वो आपको रिफ़ंड किया। अब दूसरा केस जिसमें मेरी आमदन फ़र्ज़ किया 20 लाख रुपया हो सालाना, और मेरे जो टैक्सेस कट चुके हों, ये ज़्यादा कट चुके हों पहले से ही, तो क्या मुझे जो इजाफी टैक्स मेरा कटा हुआ है ये कभी वापस करेगी गवर्नमेंट? ये भी रिफंड होता है? जी, ये होता रिफ़ंड है, यानी कोई भी टैक्स होगा जो कटा है, सिर्फ 2 अगर चीज़ों के अलावा, इन्हीं बिजली के bills, बिल्स और मोबाइल डिडक्शन, इसके अलावा जो भी आपने पे किया हुआ है एडवांस टैक्स की मद में, उसका आपका रिफ़ंड।
भाई ये तो नेकी है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग शायद जानते नहीं ना असल में, या फिर शायद ना जमीलों में पढ़ना नहीं चाहते, ये वजह भी है, सर अवेयरनेस नहीं है लोग, अवेयरनेस नहीं है। और जब अवेयरनेस बंदे को नहीं ना होती तो फिर वो कुछ भी काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर सकेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, जब टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है, कोई किसी पर्सन की, किसी कंपनी के नहीं, किसी पर्सन की टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और वो खुद तो कर नहीं पा रहा, वो सीखा नहीं है, अगर इसने किसी शख्स से जो कि प्रॉपर सीखा हो या फिर किसी एडवोकेट से जो प्रॉपरली सिस्टम को जानता हो, इसके थ्रू जमा करवानी हो, तो कम से कम चार्जेस कोई शख्स कितने लेता है? देखें अब इसमें ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जिक्र किया कि एक तो कोई बंदा एडवोकेट होगा या कोई बंदा जो सीखा हुआ होगा, हाँ जी। उसको हायर करता है कि जी मैं इस तरह कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो जो बंदा सीखा हुआ है ना, जो मतलब वो मैं प्रोफेशनल उसको नहीं अकाउंटेंट लगा लीजिएगा, अकाउंटेंट कोई। नहीं, अकाउंटेंट तो एक और चीज़ है ना। जो बंदा प्रोफेशनल नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, मतलब अब जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं, MBBS होते हैं, और उसमें कुछ अताई डॉक्टर्स भी होते हैं, वो इसी तरह यहाँ पे भी है। क्योंकि मैं एक मतलब अपनी फर्म चला रहा हूँ टैक्स क्लिनिक के नाम से, टैक्स क्लिनिक के नाम से। क्लिनिक। हाँ जी, और अच्छा। उसी वजह से मैं आपको ये डॉक्टर की मिसाल दे सही सही सही। कि इसमें भी अताई डॉक्टर्स हैं। वो अब मैं, आप समझते हैं कि वो कौन है। वो करते क्या है कि एक बंदा उनके पास रजिस्टर्ड होने के लिए अगर चला जाता है ना NTN के लिए, तो वो कहेगा मैंने फाइलर भी होना है। तो वो क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स और इनकम 0 करके ना उसको सबमिट कर देगा और वो फाइलर हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग तो वो फाइलर हो जाएगा, लेकिन जब FBR ने देखना है कि यार इसका हर एक चीज़ 0 है, फिर उसको नोटिस पड़ेगा। वो जब नोटिस पड़ेगा तो फिर वो बेचारा भागता फिरेगा, यार कोई बंदा प्रोफेशनल मिल जाए मुझे। मुझे नहीं पता, वैसे आप जो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जिस बंदे ने आइंदा भी टैक्स से प्ले करना हो ना, किसी वकील से रब्ता करे। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल बंदे से करे। जो इसमें हम सिर्फ ये वकील ही नहीं आते, ITP भी होते हैं, जो मतलब उन्होंने अगर BCom किया है तो उसको टैक्स प्रैक्टिस की इजाज़त देता है। इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स, जी ITPs। जी सही। अच्छा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ अगर किसी ने एज ए IT फर्म या एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर करना हो, तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर होता है? तो बाकी आपने बताया था टैक्स की इससे छूट मिलती है फ्रीलांसर्स को जब बाहर से पैसा लेके आते हैं, ये कोई बंदा कैसे कर सकता है उसके साथ रजिस्टर? देखें, रूट जो भी है ना किसी बिज़नेस की, वो सबसे पहली रूट जो है वो NTN है। NTN रजिस्टर्ड करवाने के बाद वो बंदा जो उसने अपने NTN पे बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड करवाया है, उसी नेम से वो बैंक अकाउंट खुलवाएगा। उस बैंक अकाउंट को खुलवाए तकरीबन कोई लास्ट 6 मंथ की उसकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और उस सर्टिफिकेट के बाद वो अपना ID कार्ड की एक कॉपी देगा, और ID कार्ड की कॉपी देने के बाद वो अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी देगा, और उसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में। और उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद अगर तो वो बगैर रजिस्टर्ड हुए अपनी ट्रांजैक्शन या अपनी कोई इनकम वगैरह मंगवाता है तो उसे 1% टैक्स पड़ेगा। और अगर वो थ्रू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के बाद अगर वो करवाएगा, अपनी इनकम बाहर से कहीं से मंगवाएगा, तो उस पर उसे तकरीबन 0.6% टैक्स चार्ज किया जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर फ्रीलांसर बाहर से पैसा लेके आते हैं और गवर्नमेंट के महकमे उनको एज ए फ्रीलांसर कंसिडर नहीं करते, उनको आम किसी पर्सन की तरह कर रहे हों, फिर तो शायद उनको 5% टैक्स कट रहा हो उनका, उनको पता ही नहीं है। तो पता ही नहीं। तो बाद में अगर वो एक तो उसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से क्लियर करवा लें तो फिर उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो उनका टैक्स वो सही तरह से कम हो जाएगा। उसकी फ़र्स्ट टाइम की रजिस्ट्रेशन 5000 मिनिमम 5000 है। उसके बाद उनका जो सालाना टर्नओवर होगा रिटर्न से पता चल जाएगा, उस हिसाब से उनकी रिन्यूअल फीस हो जाएगी। इसकी ना फीस कितनी होती है जो इसको पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को? 5000 फी। 5000 रुपीज़ ये पर एनम है? जी, इसके बाद इसकी रिन्यूअल होगी, और वो जो मैंने आपको बताया कि उनकी रिटर्न से पता चलेगा कि इनका टर्नओवर क्या था साल का, फिर उस हिसाब से 5000 भी है, 10,000 भी है, और इस तरह एक्सीड भी करती हैं। सही सही सही। अच्छा, जो इनकम टैक्स है, ये कई लोगों के बड़े सवालात होते हैं हमारे पास, वो सोशल मीडिया पे वैसे भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में तो टैक्सेस से लोगों की जान निकल गई है। क्या ऐसा ही है? क्या दूसरी कंट्री से ज़्यादा हम टैक्स ले रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट हमारी?
नहीं, मैं नहीं समझता कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा जो हम हैं वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आप जो है वो बहुत सी जो मतलब सबसे बड़ी इंसान को प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उससे वो बच जाता है। इस अगर हम कंपेयर करें कि मतलब दूसरे कंट्री से करें तो वहाँ पे तो जो है वो आपकी टैक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा चली जाती है। पाकिस्तान फिर भी मेरे ख्याल में ये है कि कदरे उनसे जो है वो टैक्स फ्रांस में ना 75% तक टैक्स कट सकता है, हाईएस्ट जो स्लैब है 75%। 75%। 75% दैट मीन्स कि 4 रुपये में से 3 रुपये गवर्नमेंट के, एक लेवल वो आता है हर बंदे का नहीं है। वो अगर महीने में 1 लाख रुपए इनकम लेके आ रहा है अपनी, तो मेरे ख्याल में घर पे फिर 25,000 ही लेके आ रहा है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में कोई बंदा 1 करोड़ कमाए 1 साल में, तो उसका कितने % टैक्स बनेगा? उसमें ये है कि तकरीबन वो टैक्स स्लैब ही बताएगी ना हमें। जो लास्ट ईयर की टैक्स स्लैब थी जी जी, उसके मुताबिक कितना बनेगा? उसका मेरे ख्याल में तकरीबन जो है वो 70 to 75,000 से प्लस जाएगा। अच्छा, 1000 से प्लस आएगा, यानी 1 करोड़ के पीछे 1 लाख से कम ही होगा। जी जी, शुक्र है। चलें, ज़बरदस्त बेहतरीन है। अगर आपने कोई एडजस्ट कराना हो गया तो नहीं नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करवाता, मेरी तो खैर वो कंपनीज है उनका चल रहा था सिस्टम। वैसे पूछ रहा हूँ कि टैक्स मुझे लगता है यानी अगर देखें 1 करोड़ कमाया हो किसी पर्सन ने तो 1 लाख रुपया टैक्स, दैट मीन्स कि 1% टैक्स है तकरीबन। जो उसको पड़ेगा। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं आईटी कंपनीज की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे दूसरी कंपनीज की तो उनका तो बड़ा बहुत ज़्यादा चला जाए। अच्छा, किसी दूसरी कंपनी की किसी दूसरे पर्सन के कितना बनेगा टैक्स? उसका सर जी सबसे पहले जैसे मैंने आपको इस दफ़ा बताया कि जो टैक्स स्लैब आ रहा है उसमें सबसे पहला टैक्स स्लैब जो है वो है 6 से 12 लाख रुपए, उस पर 15% है। और ये भी क्लियर कोई टैक्स रेट्स अभी आए नहीं हैं 23-24 के। और अगर उससे बढ़ता है तो फिर 15,000 रुपया उसका टैक्स 15% पहली टैक्स। स्लैब पे 5% नहीं था? नो, पहले था, पहले कभी था? 2023 में 5 था, वो 6 से 8 लाख तक की स्लैब थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अब तो मतलब उन्होंने डायरेक्टली 6 से 12 की कर कर दी है और उसको 15% पे ले गए। यानी नए अभी रेट्स के आए नहीं अभी आज। अभी तक क्लियर। सही सही सही। अच्छा, एक जो फ्रीलांसर है ये अपनी इनकम कैसे डिक्लेयर करेगा, जो उसकी डोमेस्टिक या उसकी जो फॉरेन इनकम है सारी सारी मिला के फ्रीलांसर? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी है ना उसने अपनी जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो फ्रीलांसर के लिए ज़रूरी है कि वो थ्रू अपने बैंक अकाउंट्स करे। ठीक है। और अगर बात जो करते हैं प्रॉपर easy बैंक अकाउंट पैसा- से या इजी पैसा टाइप? इजी पैसा, जैस कैश, वट जो भी वो यूज़ करता है अकाउंट के थ्रू करे, क्योंकि ये भी बैंक हमें अकाउंट से, ठीक है। स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स है, इजी पैसा है या जैस कैश है, उसकी हमें स्टेटमेंट मिल जाती हैं और उसमें से हम उसकी इनकम लेके तो उसको आगे उसकी रिटर्न में पुट कर देते। कई फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स, ये आपने सुना होगा, पाकिस्तान से बाहर जाके एडजस्ट कर रहे हैं किसी न किसी कंट्री में, तो ये इनको दूसरे कंट्रीज़ में ना इनको मौके फ्राहम किए जा रहे हैं, या तो रेजिडेंस इनकी, या उनको प्रॉपर इमिग्रेशन भी ऑफ़र की जा रही है कि आप प्रोसेस में आएँ और आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। मेरे जो इल्म में था वो था $1500 से लेकर $3000 तक किसी की इनकम हो ऑनलाइन, तो वो बंदा ऐसे किसी मौके से फ़ायदा उठाकर किसी दूसरी कंट्री में जा सकता है। जैसे दुबई भी है, पुर्तगाल, जर्मनी, ऐसे। ये दूसरे कंट्रीज को क्या हो गया, ये क्यों हमारे लोग छीन रहे हैं? सर देखिए ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान में ना कुछ हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग जो है वो यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और देखें दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो अगर इस हिसाब से कंपेयर पाकिस्तान के साथ उनको किया जाए तो वो तो मतलब देखें इसी बात को लेते हुए वो कह रहे हैं कि ये अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो हम उनको दे देते हैं, अपनी रेजिडेंसी दे देते हैं या पासपोर्ट दे देते हैं, तो ये हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा हो जाएगा। इसके यानी सारे मुल्क मिल के वो लोग लेके आना चाहते हैं अपने पास दूसरी कंट्री से जो पैसे कमाते हों और टैक्स भी पे करते हों। ठीक है, यानी इससे मुराद है कि उनको मौका तो मिल रहा है। जो अच्छा पर्सन जो पैसा अच्छा कमाएगा ऑनलाइन और वो टैक्स पे करेगा, उसकी हिस्ट्री होगी, वो पर्सन किसी दूसरे कंट्री में जाके नेशनलिटी भी ले सकता है। जी इसी तरह यार, इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, वो अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं की कि इसमें एक पाकिस्तान में एक बंदा है, जब वो बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है थ्रू एनटीएन तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक लाइसेंस बन जाता है। वो बंदा मतलब एक अथेंटिक बिजनेसमैन समझा जाता है। और जब वो उसके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होती है, उसका मेंबरशिप कार्ड होता है,
उसके थ्रू अगर वो कोई भी बिज़नेस कर रहा है, उसकी कोई एग्जीबिशन होती है किसी दूसरे मुल्क में, तो उससे मतलब अपना साथ वो अटैच करके कि मैं जी एक ट्रस्टेड बिजनेसमैन हूँ पाकिस्तान में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है मेरे पास, तो वो वीज़ा अप्लाई करता है। तो वो बहुत से लोग इस तरह करते हैं, यूरोपियन वीज़ा कंट्रीज के लेने वीज़े के भी मिल जाते हैं। वो 3 साल की उनकी शर्त है कि मतलब 3 साल पुराना होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर, तो उसको वीज़ा दे देते हैं। ज़ाद पड्डा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों ने आज बेशुमार बातें अच्छी अच्छी सीखी होंगी। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हम इस ख़ानदान के हिस्सा हैं और इस हिस्सा के तौर पर हमें ऐसा करना चाहिए, ज़िम्मेदारी अपनी अदा करनी चाहिए, टैक्स को इवेट नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी बहाना होगा टैक्स ना देने का, ये बहाना हमारे आखिरकार मुल्क को ख़राब करेगा। तो हमारी कोशिश चाहिए कि जो हमारा टैक्स बनता हो, जितने बनता हो, हम एज ए ज़िम्मेदार शहरी वो लाजमी यहाँ पे अदा करने की कोशिश करें और फाइलर भी बने। चले ना बने, अगर ना बने तो जब इस में आपकी बंद करेंगे ना, फिर आप बन जाएंगे। तो मेरी अखलाकी बातें तो आपने सुननी नहीं है, तो सिमी जब ये बंद करेंगे आप बन जाएंगे। इससे पहले मैंने बताया था आपको, बन जाए बन जाए बन जाए। हम भी ना ऐसी ही ज़रा बन गए थे कुछ साल पहले। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द किसी नए पॉडकास्ट में, किसी नए गेस्ट के साथ, उसके एक्सपीरियंस के साथ, और वो एक्सपीरियंस पे इंशाल्लाह हमारे काम, हमारी नीश यानी कि हमारा बिजनेस इससे मुतल्लिका होगा, जिसमें आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कारोबार करते हैं और आपको कुछ मसाइल दरपेश हों तो वो कहीं ना कहीं आपकी सिमत दुरुस्त करते होंगे। आप हमारे पहले से पॉडकास्ट पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया, यकीन कीजिएगा। और लगता है कि आप इस काबिल भी हैं कि चीज़ें समझते हैं, बाकी समझ नहीं पाते। नेक्स्ट हम लेके आएंगे इंशाल्लाह और भी वैल्यूबल कंटेंट, वैल्यूबल सोचें, वैल्यूबल नज़रियात और एक्सपीरियंस। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।